Hello student, in second part of video we will discuss about the flame. I think all of you have seen the flame of kerosene lamp, candle, LPG. Did you observe the color of the candle flame, LPG or kerosene lamp? If you have not observed carefully, now you have a time now that you can observe and record your observation. You observe the flame of the candle, magnesium, kapoor, kerosene stove, charcoal, and record your observation. Mention whether on burning the material forms a flame or not. आपको इन सभी मटेरियल्स को जलाना है और जलाने के बाद में वो फ्लेम प्रोड्यूस करते कि नहीं. फ्लेम मीन्स लव, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है. ये केरोसिन लैम्प की लव है, ये कैंडल की है, ये बुनसेन बर्नर की लव है. तो इन फ्लेम्स को आपको ऑब्जर्व करना है और वो मटेरियल जिसे आप जला रहे हो वो फ्लेम प्रोड्यूस करती है कि नहीं करती है, तो उसमें राइट का टिक लगाना है. यदि करती है तो फर्स्ट कॉलम में टिक लगाना है, इट फॉर्म्स फ्लेम. इफ इट डज नॉट form a flame, then you will tick in second column. So it is a very simple experiment you can carry out in your home. So in this topic we will discuss the structure of flame. फ्लेम सभी ने देखा है मगर किसी ने उसे साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया है. तो हम इस चैप्टर में उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसे होता है. व्हाट सब्सटेंस और व्हाट मटेरियल प्रोड्यूस द फ्लेम. द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. जो सब्सटेंस जलने के दौरान वेपर में कन्वर्ट हो जाती है ऐसी वस्तु ही फ्लेम प्रोड्यूस करती है. फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, एंड देर आर सो मैनी अदर फ्यूल दैट प्रोड्यूस द फ्लेम. नाउ वी हैव टू कैरी आउट some experiment to understand the structure of flame. First of all, you burn a candle. When the candle flame is steady, you introduce a clean glass plate on that flame. आपको मोमबत्ती जलाने के बाद में उसके ऊपर जब फ्लेम स्टेडी हो जाए, शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, उसके ऊपर आपको एक साफ सुथरा कांच का एक प्लेट रखना है उसकी जोत में. तो थोड़ी देर रखने के बाद में कुछ सेकंड तक, 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक रखना है. तो उसके बाद में हटा लेना है. तो आप देखोगे उसमें एक काला निशान पड़ जाता है. तो ये काला निशान हमें ये इंडिकेट्स करता है कि सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट indicates the deposition of unburned carbon particle present in the luminous zone of the flame. जब हम अब लुमिनस जोन क्या है, नॉन लुमिनस जोन किसे कहते हैं, ये सब हम आगे अभी देखेंगे. तो लुमिनस जोन मतलब जो तेज, जो रोशनी, जहाँ जिस पार्ट से हमें ज़्यादा रोशनी मिलती है उस पार्ट को लुमिनस जोन कहते हैं. तो उस जोन में जब हम कांच की प्लेट को रखते हैं तो कांच की प्लेट पर काला निशान पड़ जाता है. ये काला निशान जो है ये कार्बन पार्टिकल्स की वजह से है जो पूरी तरह से बर्न नहीं हुई है. ठीक है. तो इट्स मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द लुमिनस जोन हैज द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, isn't it? Now in second experiment you have to introduce a thin copper wire in non-luminous zone.
पहले हमने लुमिनस जोन में एक्सपेरिमेंट किया तो लुमिनस जोन में काला निशान पड़ जाता है, तो ये इस बात को दर्शाती है कि नॉन लुमिनस जोन में अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। Now hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone। non-luminous zone कौन सा होगा? जो आउटर मोस्ट होगा, जो पार्ट आपको ब्लू कलर में दिखाई देगा उस पार्ट को नॉन लुमिनस जोन कहते हैं। जब आप नॉन लुमिनस जोन में कॉपर वायर को जब आप होल्ड करते हो 30 सेकंड के लिए तो कॉपर वायर जो है रेड हो जाता है, गर्म होके लाल हो जाता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज यू दैट नॉन लुमिनस जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। hottest part of the flame, it has high temperature, and due to its high temperature the copper wire gets heated up to red hot। ठीक है, ये लाल गर्म होकर जलने लगती है। Now in figure 6.13 we will discuss the different structure, different layers of the different zone of the candle flame. The outer zone, which is blue in color, it is the zone of complete combustion. It is blue in color and it is the hottest part of the flame। जो हमने कॉपर वायर जहाँ रखे थे इसी जोन में रखे थे और जिसकी वजह से कॉपर वायर गर्म होके लाल हो जाती है, तो इट्स मीन्स it is the hottest zone of the flame। Now inner to this part, inner to this zone, it is the luminous zone, and this part outer zone is known as the non-luminous zone। Middle zone is known as the luminous zone। Luminous zone is the middle zone of flame and it is also known as the zone of partial combustion and it has yellow in color। Okay, and it is moderately hot, मतलब मध्यम तापमान यहाँ पर होता है। आउटर पार्ट से यहाँ का तापमान कम होता है। Now the inner zone is known as the dark zone। Innermost zone is known as the dark zone। It is the innermost part, innermost zone of the flame and it has black in color and it is least hot, मतलब बहुत कम तापमान यहाँ पर होता है। तो in this way flame of candle has 3 zone। Flame has 3 zone: outer zone, middle zone, inner zone। Outer zone, I am repeating once again, outer zone is known as the non-luminous zone, middle zone is known as the luminous zone and inner zone is known as the dark zone। Okay, outer zone is blue in color, middle zone yellow in color, innermost zone is black in color, isn't it? The goldsmith used only the outer zone of the flame because it is the hottest part of the flame to melt down the gold। See the figure number 6.14। Okay, first of all I will tell you that what is fuel। Fuel, the substance that produce heat and which is used as a source of energy, heat energy, is known as the fuel। The sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene etc। मतलब घर में या कारखानों में जो एनर्जी के तौर पर, हीट एनर्जी के तौर पर जिन सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है उन सब्सटेंस को फ्यूल कहते हैं, जैसे कि वुड है, चारकोल है,
पेट्रोल है, केरोसिन है, ठीक है, इत्यादि। गुड फ्यूल इज वन विच रेडिली अवेलेबल। एक अच्छा फ्यूल उसे माना जाता है जो इजीली प्राप्त हो जाता है, हमें सस्ता होता है, इट इज़ चीप। इट बर्न इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। आसानी से जल जाती है हवा की उपस्थिति में और मध्यम गति से जलने लगती है। तो ऐसे फ्यूल्स को हम एक गुड फ्यूल के रूप में जानेंगे। आइडियल फ्यूल कोई भी नहीं होता है। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कैन बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल हम किसी भी फ्यूल को नहीं बोल सकते। एक गुड फ्यूल हो सकता है। गुड फ्यूल उसे कहेंगे जो सस्ता हो, इजीली प्राप्त हो जाता है और वो मध्यम गति से जलने लगती है, उसके आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ही हम गुड फ्यूल कहेंगे। और वो ज़्यादा पोल्यूशन भी प्रोड्यूस ना करता हो, तो ऐसे फ्यूल को हम एक गुड फ्यूल कहेंगे, मगर आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते। फ्यूल before study about the fuel efficiency, I want to tell you that the types of fuel. There are 3 types of fuel: solid fuel, liquid fuels and gaseous fuels. So you have to fill this table. First column is filled coal, solid fuel include the coal, liquid fuel include kerosene, gaseous fuel natural gas. So in this way you can fill the table. Many other examples you can write here. Example: charcoal is also a solid fuel, petrol liquid fuel, LPG gaseous fuel, CNG gaseous fuel, isn't it? In this way you will fill this table. Now fuel efficiency. How fuel is efficient? Its efficiency can be measured by its measuring calorific value. किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र करके हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी फ्यूल इफ़िशियंट है। मतलब इफ़िशियंट मीन्स उत्तम, कौन सी फ्यूल उत्तम है ये हम पता कर सकते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। किसी भी फ्यूल की 1 kg मात्रा के द्वारा कंबशन के दौरान, मतलब जलने के दौरान उत्पन्न हुई हीट एनर्जी की मात्रा को कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। Calorific value is expressed in unit kilojoule per kg. In short, kj per kg. It is written as kj per kg. Calorific value of some fuel are given in table 6.4. The calorific value of some fuel are given here. Cow dung 6,000 to 8,000. It means cow dung, 1 kg of cow dung produce 6,000 to 8,000 kilojoule energy. 1 kg of wood produce 17,000 to 22,000 kilojoule energy. In this way, all the calorific values are mentioned in this table. You can study from here. Now harmful effects of burning the fuel. जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो वो क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, इसके बारे में हम इस पैराग्राफ में स्टडी करेंगे। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ये जितने भी कार्बन फ्यूल होते हैं, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है,
इनमें से कार्बन पार्टिकल्स निकलती है, मतलब धुआं होता है, काला धुआं निकलता है। These fine particles are dangerous pollutant causing the respiratory disease such as asthma. अगर यदि हम ऐसे पोल्यूटेंट्स के संपर्क में ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं तो एस्थमा जैसी सांस लेने की दिक्कत जिसमें होती है, ऐसी बीमारी हो जाती है। Incomplete combustion of this fuel gives the carbon monoxide gas. यदि फ्यूल ठीक ढंग से नहीं जलती है, उसे ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, निकलती है जलने के दौरान, एंड इट इज़ वेरी डेंजरस गैस, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। ओके, एंड इफ एनी पर्सन ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल in closed room, if any person is sleeping in that room, he or she death may be die. Okay, मतलब अगर किसी बंद कमरे में कार्बन फ्यूल को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की कम मात्रा की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, और यदि उस कमरे में कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो वो व्यक्ति मर भी सकता है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन इन्वायरमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर फ्यूल के कंबशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती ही है, तो ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है। एंड इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ ऑल्सो, एंड इट लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग, और ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। धरती के एटमॉस्फेयर के तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। Now, fourth harmful effect is burning of coal and diesel release sulfur dioxide gas. It is an extremely suffocating and corrosive gas. Moreover, petrol engine gives off gaseous oxides of nitrogen. पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, तो दीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे जो है इन्वायरमेंट में घुल जाती है, और जब बारिश होती है तो ये बारिश में पानी के साथ में डिजॉल्व होके एसिड का निर्माण करती है, और इसे ही एसिड रेन कहा जाता है। एंड इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। बिल्डिंग्स एंड सॉइल ऑल्सो, मिट्टी, बिल्डिंग, इन सब को नुकसान पहुंचाती है। सो नाउ ए डेज CNG is used as a automobile fuel. CNG means compressed natural gas. Why it is used in automobile? It is used in automobile because CNG produce the harmful products in very small amount. CNG is a cleaner fuel. बहुत कम मात्रा में पोल्यूटेंट्स रिलीज करती है, इसलिए इसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है। So here we end our lesson. I hope you have understood very well. Till then, bye.